तो आज की कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से और गुजरात का एक शहर लगता है बड़ोदरा शहर। और इसी बड़ोदरा शहर के अंदर 14 फरवरी साल 2023 को एक पुल के नीचे एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। अब दोस्तों, लोगों को जब वो डेड बॉडी उस पुलिया के नीचे मिलती है तो उसके बाद में वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, पुलिस को जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस तुरंत पहुंचती है। पहुंचने के बाद में उस डेड बॉडी को देखती है, बहुत बारीकी से चेक की जाती है कि हत्या की गई है या फिर कोई और मामला है। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इस महिला की हत्या की गई है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उस महिला की बहुत ही बारीकी से छानबीन करने के बाद में ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस महिला के पास से कोई आईडी कार्ड या फिर कोई ऐसा प्रूफ मिले कि कम से कम इस महिला की पहचान हो सके। जितने भी लोग वहां पर थे उन सबसे पूछताछ की जाती है। कोई भी उस महिला को पहचानने के लिए एक तरीके से बोलता नहीं है कि इस महिला को हम जानते हैं या फिर नहीं जानते। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इधर भेजा गया था। इधर पुलिस वाले आस पड़ोस के जितने भी पुलिस थाने थे उन सारे ही पुलिस थानों में सूचना भिजवाते हैं कि इस तरीके की एक महिला की डेड बॉडी मिली है। किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज हुई हो तो इस बारे में हमें जरूर इत्तला करें। दोस्तों, पुलिस वालों को लग रहा था कि पहले हम लोग इस महिला की शनाख्त कर लेंगे, उसके बाद में इसके घर तक पहुंच जाएंगे, घर से हमें मोटिव मिलेगा, जब मोटिव मिलेगा तो हम लोग कातिल तक पहुंच जाएंगे, और कातिल तक अगर पहुंच जाएंगे तो फिर ये जो केस है बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। और यही सोचकर पुलिस वालों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग पुलिस थाने में ये सूचना भिजवाई थी कि इस तरीके की एक डेड बॉडी मिली है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर 1 दिन का समय गुजर जाता है, 2 दिन का समय गुजर जाता है, 3 दिन का समय गुजर जाता है, 4 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के अंदर पुलिस के पास में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी जिससे यह पता चल सके कि किसी थाने के अंदर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। अब जिस तरीके की चीजें पुलिस देखती है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ती है। पुलिस को लग रहा था कि यह मामला ओपन इंसर्ट है, हम आस पड़ोस के थानों में सूचना भिजवा देंगे, कहीं पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई होगी, उसके बाद में परिवार तक पहुंचकर हम लोग कातिल को पकड़ लेंगे, मोटिव मिल जाएगा तो कातिल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो लड़की का ही पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की कौन है। तो ऐसे में कातिल को पकड़ पाना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। दोस्तों, पुलिस वाले इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत वाज़ेह तरीके से मेंशन था कि इस महिला की हत्या की गई है और हत्या भी गला दबाकर की गई है। अब इस तरीके की चीज़ें जब पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस का माथा और सनकता है, पुलिस का दिमाग और ज़्यादा खराब होता है। एक महिला है जिसकी डेड बॉडी पुलिया के नीचे से मिली है। हमने तमाम थानों में, तमाम जगहों पर सूचना भिजवा दी, लेकिन कहीं से भी कोई खबर मिल नहीं पाई। कोई भी इस महिला को पहचानने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो आए इस डेड बॉडी को क्लेम करे और उसके बाद हम कातिल तक पहुंचे। लिहाजा पुलिस वाले उसके बाद में इस लड़की के जो फोटोग्राफ्स थे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, या फिर पुलिस के अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं उनके थ्रू। लेकिन दोस्तों, ना तो इंस्टाग्राम से कोई सूचना मिलती है, ना फेसबुक से, ना ट्विटर से, ना व्हाट्सएप ग्रुप से। यानी पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस फैसला करती है इस पूरे केस को अगर हमें सुलझाना है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि इस केस को सुलझाने के लिए हमें डोर टू डोर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी, और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले डोर टू डोर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसी बीच में क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले के अंदर कूद जाती है। और उसके बाद में क्राइम ब्रांच की टीम साथ के साथ पुलिस हर जगह पर, हर एरिया में जाकर छानबीन कर रही है, अलग अलग बस्तियों में जा रही है, अलग अलग घरों पर जा रही है, फोटोग्राफ्स दिखा रही है कि कोई इस महिला को या इस लड़की को जानता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी आखिरकार इस महिला को जानने वाला नहीं था। काफी ज्यादा मशक्कत लग जाती है, थोड़ा समय और गुजरता है, और गुजरते हुए समय के साथ में आखिरकार पुलिस को एक व्यक्ति हत्या लगता है। इस व्यक्ति के पास में इस महिला के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। पुलिस वाले इस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम इस महिला को कैसे जानते हो, ये महिला कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। तो वो व्यक्ति जो होता है ये बताता है कि साहब, ये जो महिला है, ये महिला रनौली बस स्टैंड के पास में एक किराए के कमरे पर रहती है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस को एक तरीके से जान में जान आती है। जिस पूरे मामले के अंदर 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक इस केस के अंदर पुलिस कुछ कर नहीं पाई है। ऐसे में थोड़ी सी भी लीड मिलना ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। लिहाजा पुलिस उसके बाद में उस रनौली बस अड्डे पर पहुंचती है और बस स्टैंड पर जाने के बाद में उस किराए के कमरे पर आसपास में जब जानकारी जुटाती है तो पुलिस को कुछ अहम चीजें वहां से पता चलती हैं। दरअसल पुलिस ने जब वहां पर जाने के बाद में पूछताछ शुरू की और पुलिस को जो वहां से इंफॉर्मेशन मिली वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस को पता चलता है कि ये जो महिला है ये शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी, लेकिन पिछले 4 महीने से ये यहीं पर इसी किराए के कमरे में एक अजय यादव नाम के लड़के के साथ में लिव इन में रह रही थी। अब जैसे ही ये चीजें पुलिस को मिलती हैं, पुलिस बड़ा चौंकती है, हैरान होती है। पुलिस को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं जैसा श्रद्धा वालकर वाला केस हो गया या फिर निक्की वाला केस हो गया या फिर कोई और जो लिव इन वाले केस होते हैं उनके अंदर होता है कि लिव इन में जो पार्टनर रह रहा होता है वही मार के फेंक देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले में अजय यादव ने ऐसा ही किया हो। लिहाजा पुलिस वाले उसके बाद में अजय यादव की कुंडली खंगालते हैं।
दोस्तों जब अजय यादव की कुंडली खंगाली जाती है तो यहाँ से पुलिस को कुछ अजीब तरीके की चीजें मिलती हैं और ये देखने के बाद में पुलिस का माथा एक बार फिर से खराब हो जाता है। दरअसल जो लड़का अजय यादव था जो इस लड़की के साथ में यानी इस महिला के साथ में लिव इन में रह रहा था वो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में उसकी शादी फिक्स हो गई है और वो शादी समारोह में अपनी शादी के लिए उत्तर प्रदेश के अपने गाँव गया हुआ है। अब जब पुलिस के सामने ये चीजें आती हैं तो पुलिस बड़ा एक तरीके से असमंजस में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो लिव इन में रह रहा था उसकी शादी आ गई है तो वो यूपी में है तो यूपी से भला यहाँ पर गुजरात में कैसे मर्डर हो सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरीके से कंफ्यूज कर रही थी। अब उसके बाद में पुलिस वाले अपने तरीके से और तरीके से पूछताछ करते हैं तमाम रिश्तेदारों से, तमाम आस पड़ोस के लोगों से और अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। यानी अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेने की बजाय पुलिस वाले जो थे अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं और यहाँ से पुलिस को एक और नाम पता चलता है और ये नाम होता है उदय शुक्ला। लिहाजा पुलिस वाले अब इस उदय शुक्ला और इस अजय यादव इन दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इन्हें पुलिस थाने लेके आ जाते हैं और इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में अब इनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में जब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं तो ये भी पुलिस की पूछताछ को नॉर्मल पूछताछ समझ रहे थे, इसलिए पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस को जो जानकारी मिली थी उस जानकारी के हिसाब से ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानते थे, इसलिए पुलिस वाले इनके ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और जब पुलिस वाले इनके ऊपर सख्ती दिखाते हैं ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कि दोस्तों जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग ये सोचने समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर गलती किसकी है। दरअसल ये दोनों पुलिस को जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से जो अजय यादव था ये पिछले साल दिसंबर से इस महिला जिसका नाम चमेली था इसके साथ लिव इन में रह रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रह रहे थे। महिला चमेली का पति था नहीं तो ऐसे में कोई इनके बीच में रुकावट भी नहीं थी। अब जो चमेली थी इसको भी जिस्मानी भूख इसकी भी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी तरफ जो अजय यादव था ये भी अपनी जिस्मानी भूख मिटा रहा था। यानी ये दोनों एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और उसके बाद में जनवरी का महीना आ जाता है और इसी जनवरी के महीने में अजय यादव के पिता उसके गांव से उसे कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और उसी के साथ में तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, आ जाओ जब फला फला तारीख में तुम्हारी शादी हो जाएगी। लिहाजा जो अजय यादव होता है अपने पिता की जब बात सुनता है तो तुरंत एक अपनी गाड़ी पकड़ता है, ट्रेन पकड़ता है और पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश अपने गांव। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर आज भी ज़्यादातर जो मैरिज होती है ये माता पिता के कहने से ही होती है और मोस्टली इसमें 80 से 90% जो शादियां होती हैं वो सक्सेस भी होती हैं। इसलिए अजय यादव अपने पिता की बात को ना टालते हुए तुरंत अपने गाँव पहुँचता है। वहां पे पहुंचने के बाद में अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लेता है, लेकिन जब भी मोबाइल फ़ोन खोलता चमेली इसको कॉल करती। कॉल करने के बाद में पूछती कि मोबाइल क्यों बंद है, कब वापस आ रहे हो? तो अजय यादव कहता कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अब एक तरफ अजय यादव की शादी फिक्स हो चुकी है, दूसरी तरफ अजय यादव एक महिला के साथ में लिव इन में रह रहा है। अजय यादव भी दुविधा में था क्या करूं, लेकिन उसके बाद में ये फैसला करता है कि पिता के ही कहने से वो शादी करेगा। लिहाजा वो चमेली को टाल मटोल करता रहता है, सोचता है कि थोड़े दिनों तक नहीं जाएगा, ना फ़ोन उठाएगा तो फिर कौन सा वो उसके गाँव आने वाली है। लिहाजा चमेली जो थी वो लगातार अजय यादव को फ़ोन कर रही है, फ़ोन करके पूछ रही है कि कब आ रहे हो। लेकिन इसी बीच में चमेली को थोड़ा सा डाउट होता है और चमेली को ऐसा लगता है कि जहाँ पर अजय यादव है वहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, यानी शादी की तैयारियां चल रही हैं। इसलिए चमेली भी समझ जाती है कि अजय यादव की शादी होने वाली है। अब उसके बाद में वो जो थी अजय यादव से बात करती है कि तुम शादी करने वाले हो। अजय यादव इनकार कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में अजय यादव अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लेता है। अजय यादव जब मोबाइल फ़ोन बंद करता है तो अजय यादव का एक दोस्त था उदय शुक्ला, वो भी अक्सर इस चमेली के घर पर आया करता था क्योंकि उसका दोस्त अजय यादव इसके साथ में लिव इन में रहा करता था। अब इधर जो चमेली का प्रेमी था अजय यादव वो फ़ोन उठा नहीं रहा था, दूसरी तरफ उदय शुक्ला आ जाता है। उदय शुक्ला जो था वो अजय यादव से भी ज़्यादा खूबसूरत था देखने में, तो जो चमेली थी अब उदय शुक्ला की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। जब उदय शुक्ला की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है तो उसके साथ में भी शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उदय शुक्ला जो था वो दिन रात इसी चमेली के घर पे आता है, इसके साथ में जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है, उसके बाद में घर चला जाता है। अब एक ऐसा घर जिसमें न पति है, न कोई रुकावट है, न कोई बंदिश है, तो उदय शुक्ला भी अपनी एक तरीके से जो पूरी हवस थी वो उसके साथ में मिटा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब उदय शुक्ला जो था उससे ये चमेली शादी की बात को कहती है। वो कहती है कि देखो उदय शुक्ला हम लोग शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही ये बात उदय शुक्ला सुनता है ये घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। वो तो महज बस थोड़ा सा मज़े के लिए सब कुछ कर रहा था, अब जिस चीज़ को वो मज़े के लिए कर रहा है वही उसके गले की फांस बन गई है, अब वो क्या करे। तो उसके बाद में ये अपने दोस्त अजय यादव को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में बताता है कि यार इस तरीके से मैं तेरी उस गर्लफ्रेंड जिसका नाम चमेली है उसके साथ में मैंने 2-4 रातें बिता ली, अब वो मुझसे शादी की बात कर रही है। अब जैसे ही ये बात अजय यादव सुनता है वो हंसने लग जाता है, ठट्टे मारने लग जाता है। वो कहता है कि तेरा ठीक है, मैं तो उसके चंगुल से बाहर निकल गया लेकिन अब तू फंस गया, अब बेटा तेरा क्या होगा। अब उसके बाद में ये दोनों काफ़ी देर तक तो हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उदय शुक्ला परेशान था। लेकिन इसी बीच में चमेली की नज़र उदय शुक्ला के ऊपर पड़ जाती है कि उसे पता चल जाता है उदय शुक्ला और अजय यादव ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं।
अब उसके बाद में चमेली जो थी वो उदय शुक्ला और अजय यादव को एक एक चांस देती है। वो कहती है कि या तो तुम शादी कर लो या फिर तुम शादी कर लो। अगर दोनों में से कोई भी शादी कर लेगा तो दोनों की लाइफ सेटल हो जाएगी, और तुम दोनों ने ही अगर मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम दोनों के ऊपर रेप का चार्ज लगाऊंगी, और उसके बाद में तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होना है। अब जैसे ही ये बात अजय यादव और उदय शुक्ला सुनते हैं, इनकी तो हंसी उड़ जाती है, इनकी तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। इनको लग रहा है कि ये महिला है, अगर ये कोर्ट पहुंच गई, पुलिस थाने पहुंच गई तो फिर हम पे रेप का चार्ज लग जाएगा और हम लंबे नप जाएंगे। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत 14 फरवरी साल 2023 को वैलेंटाइन डे के दिन जो उदय शुक्ला होता है वो इस चमेली से कहता है कि चलो कहीं घूमने चल रहे हैं। उसके बाद में ये लोग घूमने जाते हैं, और उसके बाद में एक गांव पड़ता है पद्मना गांव। पद्मना गांव पहुंचते हैं, वहां पर जो मिनी नदी है वहां पर पहुंचते हैं। अब जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर अजय यादव पहले से ही मौजूद होता है। अब चमेली जब अजय यादव को वहां पर देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है। कायदे से वहां पर उदय शुक्ला को ही होना चाहिए था, तो अजय यादव कैसे आ गया। अब ये कुछ पूछ पाती, कुछ समझ पाती, इससे पहले ही अजय यादव और उदय शुक्ला ये दोनों ही चमेली के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में ये लोग शव को ठिकाने लगाते हैं। अब इनका मानना था कि शव को इस तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए कि किसी भी तरीके से इस केस का खुलासा न हो सके। वैसे भी ये लावारिस है, इसका कोई अपना है नहीं, ना कोई छानबीन करेगा, ना कोई पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाएगा। तो पुलिस को अगर डेड बॉडी मिल भी गई तो वो लावारिसी में इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए डेड बॉडी को वहीं पर फेंक देते हैं पुलिया के नीचे, और वहां से 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, पुलिस उसके बाद में छानबीन करती है। लेकिन इन दोनों का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो भी रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच और पुलिस ने जिस मुस्तैदी से, जिस तरीके से डोर टू डोर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, उस वजह से इस पूरे केस का पर्दाफाश हो गया। तो कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का जो काम होता है वाकई सराहनीय होता है, और इस केस के अंदर पुलिस ने जो काम किया ये वाकई सैल्यूट करने वाला काम था। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को अरेस्ट कर जेल तो भेजा गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि महज थोड़े से नशे के चक्कर में, थोड़ी सी अवैध ताल्लुकातों की वजह से एक महिला की जिंदगी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जरा सोचिए कि उसके 3 बच्चों का क्या कसूर था। अब वो 3 बच्चे अपनी पूरी जिंदगी अनाथों की तरह गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचें इस कहानी के बारे में राय जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को जरूर से जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।